जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हमारा क्लास 6 से 10th कंप्लीट हो गया। हम आगे क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। वहाँ से जिस भी क्लास में आपको जो भी डाउट है, आप वहाँ से वीडियो देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि आपकी हर एक राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं देख लेते हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के बारे में। बट इसको करने से पहले प्रीवियस रिवीजन एक बार कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले प्रीवियस में आपने क्या पढ़ा है, एक बार उसका रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तभी आप दोनों पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमने प्रीवियस क्लास में, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था अपना चैप्टर 4th क्लास 11th का, जिसमें हमने स्टार्ट किया था संसाधन और प्रबंधन, इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज हमने स्टार्ट ही किया था। जिसमें हमने संसाधन देखे थे कि संसाधन होते क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण देखा था, जिसमें हमने 3 तरह के संसाधन देखे थे। कौन कौन से? मानव और गैर मानव संसाधन, अर्थात ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। सेकंड देखा था व्यक्तिगत और साझे संसाधन, जिसमें इंडिविजुअल एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। थर्ड और लास्ट हमने देखा था प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन, यानी कि नेचुरल एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा था। तो मानव संसाधन में कौन कौन से आते हैं? आपका ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, समय और ऊर्जा आ जाती है। गैर मानव संसाधन में क्या आता है? तो धन, स्थान, साज सामग्री, उपस्कार यानी कि पुरस्कार, ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? गैर मानव संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। और फिर हमने देखा था व्यक्तिगत और साझे संसाधन। तो व्यक्तिगत साधन कौन से होते हैं? जो आप स्वयं के लिए, सेल्फ के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हुए आपके व्यक्तिगत संसाधन हो गए। जैसे आपका स्कूल बैग हो गया, आपकी बुक हो गई, आपका बेड हो गया, आपका नॉलेज हो गया, आपका टाइम हो गया, ये सब क्या है? ये आपके व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस हैं। और साझे संसाधन क्या है? जो कि आप समुदाय, सोसाइटी के अनेक लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं, उनके साथ जिनका आप प्रयोग करते हुए आपके साझे संसाधन कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा वन हो गया, तालाब, पार्क, नदी, कुआं है, आपका पिक्चर हॉल हो गया। ये सारे आपके क्या हैं? साझे संसाधन के अंतर्गत आते। फिर थर्ड हमने देखा था प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन के बारे में, जिसमें हमने प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल हो गया, पहाड़ हो गया, वायु हो गई, ये सारे क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन है। और सामुदायिक संसाधन, इट मीन्स कम्युनिटी रिसोर्सेज, वे संसाधन जो किसी व्यक्ति को, समुदाय, सोसाइटी के सदस्य के रूप में उपलब्ध होते हैं, उन्हीं को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर हो गए, सड़कें हो गई, पार्क, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो, प्लेग्राउंड हो गया, ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये हमारे सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने 3 तरह के संसाधन पढ़े थे, और किसके अंतर्गत कौन से संसाधन आते हैं ये भी हमने देखा था। फिर साथ ही साथ हमने संसाधनों की विशेषता देखी थी, जिसमें हमने उपयोगिता देखा था, सुलभता के बारे में हमने पढ़ा था, विनियमितता किसको कहते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था, और प्रबंधनीय क्या है ये सभी हमने देखा था। कुछ क्वेश्चंस भी आपको एज अ होमवर्क के रूप में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। संसाधनों का प्रबंधन हमने पढ़ा था, संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, उसके क्या कारण है, ये सभी हमने देखे थे। तो ये सब तो हमने जान लिया संसाधन के बारे में। अब देखते हैं संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है, जिसमें हमने आपको 5 तरह के संसाधनों से अवगत कराया था। 5 तरह यानी कि संसाधन प्रबंधन की 5 तरह की प्रक्रियाओं से अवगत कराया था। जिसमें पहला क्या है? हमारा नियोजन यानी कि प्लानिंग। दूसरा हमारा था
आयोजन, तीसरा कार्यान्वयन, चौथा नियंत्रण और पांचवा मूल्यांकन। अब सभी को डिटेल में पढ़ते हैं कि नियोजन क्या होता है। नियोजन अर्थात प्लानिंग, किसी चीज की प्लानिंग करना। प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है। ये क्या है? प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है। यह लक्ष्यों की प्राप्ति तक पहुंचने के मार्ग की परिकल्पना करने में सहायता करता है। दूसरे शब्दों में नियोजन का अर्थ उपलब्ध संसाधनों के उपयोग द्वारा निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्रवाई करने के लिए योजना बनाना है। नियोजन क्या है? नियोजन का अर्थ उपलब्ध संसाधनों के उपयोग द्वारा निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्रवाई करने के लिए योजना बनाना है। नियोजन में कार्यविधि का चुनाव किया जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण तरीके से योजना बनाने के लिए आपको निम्नलिखित 4 मूलभूत प्रश्न पूछने चाहिए। कौन से? इन प्रश्नों के उत्तर से आपको योजना बनाने में सहायता मिलेगी। तो ये प्रश्न क्या है, देखते हैं। पहला है, हमारी वर्तमान स्थिति क्या है? अर्थात जब आपने समझा ना, नियोजन बोलते हैं ना किसी चीज़ की प्लानिंग करना। सपोज आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप पहले ऐसे तो चले नहीं जाओगे कि आपने रात में सोच लिया मुझे घूमने जाना है और सुबह रात में सोच के आप सो गए। अरे भाई, घूमने जाना है तो उसके लिए प्लानिंग तो बनानी पड़ेगी ना। आप सोचोगे ठीक है मुझे सुबह जाना है, सुबह कितने बजे जाना है, ठीक है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, या फिर बाई कार जाना है, बाई रोड जाना है, किस तरीके से जाना है, कितने लोग हमारे साथ जाएंगे, कितने बजे जाना है, दूरी कितनी है, कितने बजे हम वापस आएंगे। तो ये सारे सवाल आपके अंदर आएंगे। कोई भी प्लानिंग बनाने से पहले आप कई सवाल अपने आप से करते हैं ना। तो जब आपको उन सारे सवालों के उत्तर मिल जाते हैं, ठीक है सुबह हमें 7 बजे निकलना है, ठीक है हम 4 लोग जाएंगे, या फिर हम अपने कार से ही जाएंगे, मतलब इस तरह की आप प्लानिंग बनाते हैं तो पहले अपने आप से क्वेश्चन करते हैं। जब आपको उन क्वेश्चनों का उत्तर मिल जाता है तो समझो आपकी प्लानिंग हो गई। तो इसमें पहला क्या कह रहे हैं? पहला कह रहे हैं हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। इसमें वर्तमान स्थिति का निर्धारण करना शामिल है। इसके लिए यह विश्लेषण करना होता है कि आपके पास अभी क्या है और भविष्य में आप क्या पाना चाहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। इसमें वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। नंबर 3 है अंतर यानी कि अंतराल। यह हमारी वर्तमान एवं वांछित स्थिति के बीच का अंतर है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस अंतर को समाप्त करना होता है। और चौथा है, हम अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर देने से आपको यह निर्णय करने में सहायता मिलेगी कि इस अंतर को कैसे समाप्त करना है। इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना बनाना शामिल है। देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, जो हमने देखा है। सेकंड क्या है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं यानी कि लक्षित भावी छवि। फिर हमारा क्या है, थर्ड अंतर, दोनों में अंतर देखा। ये देख लीजिए हमारी वर्ड, हमने ये क्वेश्चन किया, फिर ये देखा। अब अंतर यानी कि अंतराल देख लिया, दोनों में कितना अंतर है, हम वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो ये आप फिगर के माध्यम से समझ में आ गया होगा। नियोजन के चरण देख लेते हैं, यानी कि जब प्लानिंग बनाते हैं उनके चरण क्या है। तो पहले सबसे पहले आता है समस्या को पहचानना। जब भी आप किसी चीज़ को प्लानिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहला चरण क्या होता है कि उसमें बाधा क्या आ रही है। जैसे आपको सुबह जाना है, आप कोई नौकरी करते हैं, कोई आप जॉब करते हैं, तो आपको उसमें देखना है कि ठीक है सुबह मेरा जाने का तो मन है, मुझे जाना है, बट उसमें बाधा क्या आ रही है। मैंने छुट्टी तो ली नहीं है, या फिर मुझे छुट्टी नहीं मिली है, या फिर मेरे पास टाइम नहीं। तो आपको पहले जब भी कोई चीज़ आप योजना बनाते हैं या फिर प्लानिंग करते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट में क्या देखना है, समस्या को पहचानना है कि इस प्लानिंग को करते समय समस्या यानी कि बाधा कौन सी उत्पन्न हो रही। दूसरा है विभिन्न विकल्पों को पहचानना। ठीक है, कौन सा विकल्प हो सकता है, छुट्टी नहीं मिली है तो किस तरीके से हम छुट्टी ग्रांट करेंगे, किस तरीके से हम जाएंगे। तीसरा है विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना, तो जो सबसे उत्तम होगा वो आप चयन करेंगे। चौथा है योजना पर कार्य करना, योजना को कार्यान्वित करना। और पांचवा है परिणामों को स्वीकारना। तो ये 5 चरण होते हैं किसके, नियोजन के। जब आप कोई चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो 5 चरण होते हैं। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, आपकी वार्षिक परीक्षा प्रारंभ होने में केवल 1 माह रह गया और आपने पाठ्यक्रम दोहराया ही नहीं, यानी कि आपकी परीक्षा होने वाली बट आपने रिवीजन ही नहीं किया। ये क्या है, आपकी वर्तमान स्थिति है। और आपका उद्देश्य अच्छे अंक प्राप्त करना लक्ष्य है,
ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि सपोज आपका एग्ज़ाम होने वाला है, फाइनली आपका एग्ज़ाम होने वाला है और आपके एग्ज़ाम में जो का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 1 महीना रह गया, बट आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब पढ़ा तो है बट जो भी पढ़ा उसका एक बार भी रिवीजन नहीं किया। और आप ये क्या है, आपकी वर्तमान स्थिति है और आपका उद्देश्य क्या है कि आप रिवीजन ना करने के बाद भी आपको बहुत अच्छे नंबर लाने, यानी कि अच्छे नंबर से पढ़ना है। तो ये आपका क्या है, ये आपका लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको निश्चित समय अवधि यानी कि अंतराल में 5 विषयों का अध्ययन करना है। तो 1 महीने का समय है आपको, उसमें आपको साइंस भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस सब पढ़ना है। तो 1 महीने के अंदर ही आपको 5 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। आप इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य योजना बनाएंगे, जिसमें प्रत्येक विषय का अध्ययन करने के लिए आपके द्वारा लगाए जाने वाले घंटों की संख्या होगी। विषयों की प्राथमिकता निर्धारण करना, अन्य कार्यकलाप कम करना आदि शामिल होगा। सेकंड है हमारा आयोजन। ये नियोजन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आयोजन देखते हैं। इसमें योजनाओं का प्रभावी और सक्षम तरीके से कार्यान्वयन करने हेतु समुचित संसाधनों को एकत्र और व्यवस्थित किया जाता है। इसमें शामिल कुछ संसाधन है: पुस्तक, नोट्स, अध्ययन हेतु स्थान, प्रकाश, स्टेशनरी, ऊर्जा, समय आदि। थर्ड है कार्यान्वयन करना, यानी कि उसको क्रिया में लाना। तो इस अवस्था में तैयार योजना को कार्यान्वित किया जाता है, यानी कि क्रिया में उसको करना। उक्त उदाहरण में आप उपलब्ध संसाधनों जैसे पुस्तक, स्टेशनरी, नोट्स आदि से अध्ययन आरंभ करके योजना को कार्यान्वित करेंगे। चौथा है नियंत्रण, यानी कि कंट्रोलिंग। नियंत्रण से कार्यकलापों के परिणामों की निगरानी करने में सहायता मिलती है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिस योजना को आपने कार्यान्वित किया है उससे वांछनीय परिणाम मिल रहे हैं या नहीं। नियंत्रण इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्रदान करता है और त्रुटियां होने से रोकता है। प्रतिपुष्टि से आपको अपनी कार्य योजना में संशोधन करने में सहायता मिलती है, जिससे आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। उदाहरण के लिए आप अपनी अध्ययन योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं, यानी कि ठीक है आपका एग्ज़ाम होने वाला है फाइनली और आपके पास 1 महीने का समय बचा है, उसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आपने एक टेबल तैयार किया कि मुझे हिंदी को इतना टाइम देना है, साइंस को इतना टाइम देना है, मैथ को इतना टाइम देना है। आपने क्रिया की, बट नियंत्रण के अकॉर्डिंग आप क्या, जब आपने ये सब क्रिया तो कर दी कि हाँ 1 घंटे मैथ पढ़ना है, 2 घंटे साइंस पढ़ना है, ऐसे ऐसे करके 1 घंटे हिंदी पढ़ना है, जो भी जैसे एक टाइम टेबल मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। आपने क्रिया की है, उसको आपने पढ़ा, आपने क्रिया भी की, बट नियंत्रण में क्या करेंगे, आपको फीडबैक कैसे मिलेगा? तो प्रतिपुष्टि से आपकी अपनी कार्य योजना में संशोधन करने में सहायता मिलती है, जिससे आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। ठीक है, फीडबैक लेंगे ना, आपने क्रिया कर ली, देख लिया कि हाँ मैंने कितना पढ़ा और उसको करने के बाद आपको कितना डिफरेंस उसका मिला, यानी कि कितना आपको उसका बेनिफिट मिला है। और पहले 1 महीने पहले आपकी स्टडी और अभी जो आपने क्रियान्वयन किया, यानी कि कार्यान्वयन क्रिया में लाया, पहले आपने प्लानिंग की, फिर आयोजन किया, फिर उसको क्रिया में लाया और इसको करने के बाद 1 महीने की जो आपकी स्टडी थी और अभी जो आपका ये आपने किया है, इसमें दोनों में कितना डिफरेंस है ये किससे पता लगेगा? आपके नियंत्रण से पता लगेगा, यानी कि आपको फीडबैक अपना खुद ही मिल जाएगा। उदाहरण के लिए आप अपनी अध्ययन योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं और फिर भी नियत अध्याय को टीवी देखने के कारण पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इससे आपको यह प्रतिपुष्टि मिलती है कि आपको अपनी अरुचि को कम करना चाहिए। आप पढ़ाई के समय टीवी नहीं देखेंगे, मित्रों के साथ नहीं खेलेंगे अथवा बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह आपकी सुनिश्चित योजना अर्थात योजना में निर्धारित घंटों के अनुसार अध्ययन के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। तो ये तो हो गया नियंत्रण। मूल्यांकन देख लेते हैं। इस चरण में योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन किया जाता है। कार्य के अंतिम में परिणाम की वांछित परिणाम से तुलना की जाती है तथा कार्य की सभी सीमाओं और विशेषताओं को नोट किया जाता है, जिससे लक्ष्य की प्रभावी तरीके से प्राप्ति हेतु भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। अध्ययन के उदाहरण के आधार पर मूल्यांकन वह है जो आप परीक्षा की जांच की गई उत्तर पुस्तिकाओं के मिलने के पश्चात करते हैं। आप अपनी अंकित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन परीक्षा के लिए की गई अपनी तैयारी तथा आपके द्वारा अपेक्षित परिणामों के अनुसार करते हैं। यदि किसी विषय में आपके अंक आपकी अपेक्षा से
कम आते हैं तो आप उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही आप अपनी उन क्षमताओं को जानने का भी प्रयास करते हैं जिनसे आपको अन्य विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता मिली है। अब आप इन क्षमताओं का उपयोग अपनी कमियों को दूर करने के लिए करते हैं जिससे आपको परीक्षा में अगली बार अच्छे अंक मिल सके। तो ये तो हमने देखा क्या संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया। आई होप जितनी भी प्रक्रिया हमने पढ़ी है, कितनी प्रकार की प्रक्रिया पढ़ी है, 5 प्रकार की, जिसमें हमने नियोजन देखा, फिर साथ ही साथ हमने क्या देखा, नियोजन के बाद आयोजन देखा, कार्यान्वयन देखा, नियंत्रण देखा और मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। ये सारे ही पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 कहता है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का क्या करना आवश्यक है। क्वेश्चन 2 प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है। क्वेश्चन 3 नियोजन में किसका चुनाव किया जाता है। और क्वेश्चन 4 कहता है प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। अभी हमने पढ़ा ना प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, तो वो है हमारा मूल्यांकन, इट मीन्स इवैल्यूएशन। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करिए, इसका स्क्रीनशॉट लिया करिए आप, और अपना इवैल्यूएशन आप खुद किया करिए। जैसे आपने अभी क्या किया, आपने प्लानिंग की, नियोजन किया कि चलो ठीक है हम होम साइंस पढ़ेंगे, होम साइंस से टीजीटी, पीजीटी, नेट जो भी आपका सपना है आप उसको क्वालिफाइड करेंगे, क्लियर करेंगे। बट उसके लिए करेंगे क्या, चलो देखते हैं, क्लासेस देखते हैं, सीरीज़ पढ़ते हैं, बुक्स को डिटेल में पढ़ते हैं। बुक्स को आप डिटेल में जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद आपसे मैं बोलती हूँ ना कि एक बार जब आप टॉपिक देखते हैं, देखने के बाद आप अपना इवैल्यूएशन खुद किया करिए, अपना मूल्यांकन किया करिए, तभी आप देख पाएंगे कि आपको कुछ इसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को बार बार मैं क्यों बोलती हूँ कि फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ के लिए आपको अपना इवैल्यूएशन जितना अच्छे से आप अपने आप को खुद का फीडबैक दे पाएंगे उतना अच्छे से कोई नहीं, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ अपना इवैल्यूएशन हमें खुद करना चाहिए कि हमें कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए। अब ये देख लीजिए, इन्हें भी जाने में है जो अभी हमने पढ़ा ना संसाधन सब, उसके बारे में तो एक बार 1 लाइनर में देख लीजिए। संसाधन क्या होते हैं, तो संसाधन वे होते हैं जिसका उपयोग किसी कार्यकलाप को करने में किया जाता है, वही हमारे संसाधन है। दूसरा, मानव संसाधन किसी भी क्रियाकलाप को करने के लिए प्रमुख होते हैं। ये संसाधन प्रशिक्षण और आत्म विकास के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं। तीसरा है गैर मानव संसाधन क्या है, जिसमें हमने देखा था धन और भौतिक संसाधन। नियोजन प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है, या लक्ष्यों की प्राप्ति तक पहुंचने के मार्ग की परिकल्पना करने में सहायता करता है। क्या, नियोजन, इट मीन्स प्लानिंग। आयोजन क्या है, इसमें योजनाओं का प्रभावी और सक्षम तरीके से कार्यान्वयन करने हेतु समुचित संसाधनों को एकत्र और व्यवस्थित किया जाता है। कार्यान्वयन क्या है, इस अवस्था में तैयार योजना को कार्यान्वित किया जाता है। और फिर नियंत्रण, इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिस योजना को आपके कार्यान्वयन में किया गया है उससे वांछित परिणाम मिल रहे हैं या नहीं। नियंत्रण से कार्यकलापों के परिणामों की निगरानी करने में सहायता मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि योजनाएं सही तरीके से कार्यान्वित हो रही हैं या फिर नहीं। मूल्यांकन क्या है, इस चरण में योजना को कार्यान्वित करने के पश्चात प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है। कार्य के अंतिम परिणाम की वांछित परिणाम से तुलना की जाती है तथा कार्य की सभी सीमाओं और विशेषताओं को नोट किया जाता है ताकि लक्ष्य की प्रभावी तरीके से प्राप्ति हेतु भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। तो ये 1 लाइनर है जो भी हमने पढ़ा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए ये सारे पॉइंट्स। ये देखिए, अध्याय एक नज़र के माध्यम से वही सब है जो हमने पढ़ा, व्यक्तिगत संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन, सब क्या होते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और कुछ एनसीईआरटी फोल्डर देख लीजिए, इसमें संसाधन की परिभाषा कीजिए, बताइए संसाधन क्या है। तो अभी हमने पढ़ा ना कि संसाधन वे होते हैं जिनकी हम किसी कार्यकलाप को करने में उपयोग करते हुए हमें लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायता करते हैं, उसी को हम संसाधन कहते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है संसाधनों को 3 विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करें और प्रत्येक संसाधन की परिभाषाएं बताएं और प्रत्येक के 2 उदाहरण दें। तो 3 कौन कौन से हो गए, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, स्कूल, बाजार, सड़क, अस्पताल, बिजली, पानी, पार्क इत्यादि। मानव संसाधन के अंतर्गत ज्ञान, समय, ऊर्जा, विचार, दक्षता, परिवार, ये क्या है, मानव संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन जल, पहाड़, नदियां, वायु, पृथ्वी, ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन है।
तो क्वेश्चन 3 कहता है संसाधनों का प्रबंधन क्यों किया जाना चाहिए, बताइए। जनसंख्या में लगातार वृद्धि के कारण संसाधन निरंतर सीमित होते जा रहे हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए संसाधन प्रबंधन अनिवार्य है। सभी संसाधनों की मात्रा सीमित है, इसीलिए सीमा को ध्यान में रखकर प्रबंधन द्वारा किसी एक संसाधन के विकल्प में दूसरा साधन प्रयुक्त किया जा सकता है। जल, पेट्रोल, डीजल आदि ऊर्जा के महंगे व अनवीकरणीय स्रोत हैं। ऐसे सीमित संसाधनों का प्रबंधन द्वारा सावधानी पूर्वक प्रयोग करके इन्हें अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो एनसीईआरटी फोल्डर आप देख रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 कहता है प्रबंधन प्रक्रिया के चरणों की जानकारी दीजिए और प्रत्येक चरण को स्पष्ट करने हेतु एक एक उदाहरण दीजिए। तो वही प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हमने जो कि पढ़े, नियोजन पढ़ा, आयोजन पढ़ा, कार्यान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन, और सभी के एक एक उदाहरण दीजिए। तो आप बता सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सब वही है जो हमने पढ़ा है अभी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। पहले टॉपिक कवर करते हैं, देन हम क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हमारी कल की क्लास में, यानी कि कल की मॉर्निंग की क्लास में। अपनी रोज़मर्रा की जैसे हमारी क्लास चलती है कि कल की हिस्ट्री के साथ कल का इतिहास क्या है देखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज़। तो मिलते हैं हमारी कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।